टनल को पार करके हम लोग निकल लेते हैं शिमला की सबसे टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक, जक्खू हनुमान जी का मंदिर। 2-3 से बात कराई थी तो एक तो मान गया था, लेकिन साला वो औरतें हैं, ये औरतें होती ऐसी। अब हुआ यूं कि हनुमान जी के मंदिर की ओर चढ़ाई करते हुए हमारी कार से किसी एक टूरिस्ट कार के पीछे स्क्रैच लग गया था। अब स्क्रैच लगा है तो भुगतान तो करना पड़ेगा, तो ओनर से हमारी बात हुई तो वो मान गया कम अमाउंट में, बट उसकी वाइफ ने बोला कि हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती तुम लोगों की है, तो तुमको तो फुल पेमेंट ही करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा अजीब लगा। अब मैं आपको इस मूर्ति के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये मूर्ति इंडिया की सेकंड टॉलेस्ट हनुमान जी की मूर्ति, यानी कि सबसे ऊंची सेकंड नंबर पे आती है, और ये मूर्ति जाखू नाम की पहाड़ी पे बनी है, इसलिए इसका नाम है जाखू हनुमान मंदिर। और ये पहाड़ी शिमला सिटी से ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर है, और यहाँ से शिमला का व्यू देखो यार। चले और क्या, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, और सामने आप देख रहे हो मंदिर का एंट्री गेट, जहाँ से हम सब अंदर घुसे थे, और लेफ्ट साइड में एक पंडाल लगा हुआ था जहाँ पे प्रसाद बट रहा था। और आप गेस करो कि प्रसाद में क्या बट रहा होगा। सो प्रसाद में बट रही थी यहाँ पे मैगी। कैन यू इमेजिन, प्रसाद में यहाँ पे मैगी बट रही है भाई। प्रसाद के रूप में मिली है हमको मैगी, तो मैगी खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो मैगी का अनोखा प्रसाद पाकर हम लोग निकल देते हैं रिटर्न के लिए। अब घर जाने से पहले हम एक चीज देखने जाने वाले थे, अब वो चीज क्या है ये तो आपको आगे पता चलेगा। सो गाइस, मैं यहाँ पैदल चल रहा हूँ और वो लोग उधर आ रहे हैं कार से। यहाँ बहुत ज्यादा ढलान है, आप यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ गाड़ियां आ रही है जा रही है। सो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ जब वो टेम्पल देखिए ऊपर से, मैं आपको दिखा देता हूँ वहां से। एंड लोग जैसे आएंगे मैं यहाँ से उनके साथ कार में नीचे से आया। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रास्ता है पीछे वाला, ये सिर्फ ऊपर चढ़ने के लिए है और उतरने वाला दूसरी तरफ से है। बट मैं ये समझ रहा था कि वो लोग यहाँ से आने वाले हैं, बट अभी मेरे को पता चला कि वो लोग यहाँ से नहीं आने वाले। मैं अब पैदल जा रहा हूँ, जहाँ से उतरने का रास्ता होगा वहाँ पे वो लोग मेरे को मिल सकते हैं। चलो ढूंढते हैं। मेरे को वो भाई मिल गया था जो भी आप देख रहे हो स्कूटी पे, तो उसने मेरे को यहाँ एग्जिट पे छोड़ दिया। हमारी कार यहाँ से एग्जिट करेगी, सो मैं यहीं खड़ा हो जाता हूँ। इसके थोड़ी देर बाद ही कार आ गई थी, उसमें बैठ के हम लोग निकल गए हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो थी वॉइस रीगल लॉज। वॉइस रीगल लॉज हिस्टोरिकली एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जिसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं वॉइस रीगल लॉज, और आप देख सकते हो हमारा प्राउड इंडियन फ्लैग। सो देखते हैं अंदर जाके क्या मिलता है क्या नहीं। सो यहाँ पे है टिकट काउंटर, एंड ये खड़ा हूँ मैं, और यहाँ पे सुंदर सुंदर बिल्डिंग है। राजा जी, टिकट काउंटर तो देखो यार अंदर से कितना अच्छा बना हुआ है, एकदम यूरोपियन आर्किटेक्चर में। लग ही नहीं रहा कि ये टिकट काउंटर है। टिकट लेके हम लोग निकल लेते हैं आगे की तरफ। अब मैं बताता हूँ इस बिल्डिंग के बारे में कि इसकी हिस्ट्री और प्रेजेंट कंडीशन क्या है। सो इस जगह का नाम है वॉइस रीगल लॉज। ब्रिटिश काल में यहाँ पे वॉइस रॉय रहा करते थे। ये बिल्डिंग स्कॉटिश बोरोनियल स्टाइल में बनी हुई है और यूरोपियन आर्किटेक्चर का एक बेजोड़ नमूना है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रपति निवास, जो कि बनाया गया था 1884 से लेकर 1888 के बीच में। लॉर्ड डफरिन उस वक्त वॉइस रॉय थे। और इंटरेस्टिंगली मुझे पता चला कि यही वो बिल्डिंग है जहाँ पे यूनाइटेड इंडिया के पार्टीशन यानी विभाजन, मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान दो अलग देश बनेंगे, इस बात की डिबेट्स यही हुई थी। और इस जगह पे घूमते हुए मुझे सचमुच ऐसा लग रहा था कि मैं इंडिया से बाहर हूँ, क्योंकि यहाँ का आर्किटेक्चर, मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं, सब कुछ बहुत अलग लग रहा था। अबे साले, पहले यहाँ पे क्या होता था, ब्रिटिश जमाने में वॉइस रॉय जो होते हैं ना यहाँ के ब्रिटिश रूल्स ही गार्ड। कंटिन्यू दोस्तों, हमारे इंडियन लोग जो है ना। तो ये कितना साल पुराना होगा? कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड इन 1880 एंड कंप्लीटेड इन 1888। ओह 1888, इस 150 साल पुराना हो गया। अप्रोक्स 150 साल पुराना। इट हाउस इज द मोस्ट एंशिएंट आर्टिकल एंड फोटोग्राफ्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब हेनरी इरविन ने इसको डिजाइन किया था। इट वाज डिजाइन बाय हेनरी इरविन। और हेनरी इरविन का नाम वहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन उसमें से एज गायब है अभी। तो अगर पढ़ोगे तो हेनरी नजर आएगा आपको, हेनरी इरविन।
उस टाइम समय पे के इसका साथ साथ जो एज कॉस्ट कैप हो थी गया। ना प्रोजेक्ट की 38 लाख रुपीस में उस टाइम के 38 लेख आज के लगभग हो गए 100 करोड़ से ऊपर। 331 एकड़ एरिया में फैला हुआ है, बट टुडे इट इज रिड्यूस टू द 110 एकर्स। लेकिन इसका रीजन क्या है, कम कैसे हो गया इसका एरिया? हालांकि ले लिया होगा ना इन्होंने शिमला वगैरह। यहाँ बैठ जाते हैं, पत्थर बैठ जाओ। बैठना क्यों है, आप चले लेते हैं। हम लोग इधर से आए थे और यहाँ पे टिकट वगैरह लिया, एग्जिट इधर से। आज़ादी के बाद जब अंग्रेज बाहर से चले गए तो वॉइस रॉय वाला सिस्टम भी चला गया और अब इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज के नाम से जाना जाता है। तो ये था वाइस रीगल लॉज। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ। यहाँ एक शॉप है छोले भटूरे का, तो वहाँ पे जाने वाले हैं। तो हुआ यूँ कि वॉइस रीगल लॉज से जब हम मॉल रोड आए तो हमको पार्किंग मिली लगभग 1 किलोमीटर दूर, और जिस इंसान ने हमको लिफ्ट दी वो वहाँ के लोकल थे। और सच में ये तो बोलना पड़ेगा, हिमाचल के लोग हेल्प करने के मामले में एकदम आगे होते हैं और बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और अभी हम चल रहे हैं मॉल रोड की तरफ। चढ़ाई बहुत है यार यहाँ पे, इधर ही है ना ऊपर ही। लगभग 800 मीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद मेरी हालत ऐसी हो चुकी है। स्कैंडल पॉइंट है ये। और फाइनली हम पहुंच चुके थे शिमला की सबसे फेमस अट्रैक्शन मॉल रोड। शॉप के लिए हम आए थे, सीताराम एंड सन्स, वो तो क्लोज हो चुकी है। तो हम यहाँ पे आए जूस पीने के लिए। और जैसे ही मैंने इस चर्च को देखा मुझे अपनी फेवरेट मूवी 3 इडियट्स याद आ गई, क्योंकि 3 इडियट्स का रेंचो भी शिमला से ही था। और उसमें आपको एक चर्च भी दिख रहा होगा। ये स्टेचू है शिमला के फाउंडर की, जिनका नाम था YS परमार। अब आप लोग शायद सोच रहे हो कि यार इस वीडियो में मैं क्यों नहीं दिख रहा। तो उसका सिंपल सा रीजन है, मेरे जो दोनों भाई हैं वो आगे चल रहे हैं और मैं वीडियोस को शूट कर रहा हूँ, और मेरी कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिख रहा हूँ। और यही एक दुख है एक सोलो ब्लॉगर का। और इस वक्त हम चल रहे होते हैं मॉल रोड पर, और चलते चलते हम एक बहुत ज्यादा अच्छी सीनिक लोकेशन पे आ जाते हैं। तू आती है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के जैसी चलती है तू, मैं रेत जैसा उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। क्या ले रहा है? अब मॉल रोड में जो फेमस छोले भटूरे की दुकान थी वो तो बंद थी, तो अब हमारा टाइम आ चुका था शिमला को अलविदा कहने का। और अब हम जा रहे हैं कार पार्किंग की तरफ। साला आधा घंटा लग गया उसको ढूंढने में। सो फाइनली 3-4 दिन के जबरदस्त नज़ारों और ट्रिप के बाद समय आ चुका था इस शहर को अलविदा बोलने का। लेकिन पता नहीं क्यों शहर को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। शायद इसी को अटैचमेंट कहते हैं। वैसे मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, मानो मेरा शरीर बोल रहा हो कि बस बहुत हुआ, अब घर जा और सो जा। सो शिमला से रिटर्न आते हुए हम रास्ते में रुके एक होटल में, होटल बोलो ढाबा बोलो जो भी बोलो। और यहाँ पे मैं अच्छा दिखने की नाकाम कोशिश करते हुए, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि एक अच्छी रिफ्रेशिंग ट्रिप मार के आया हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे चलो छोड़ो, उसकी बेइज्जती नहीं करनी। इतने छोटे मारूंगा तेरे।
तो दोस्तों हम वहां से निकल चुके थे लगभग शाम को 6 बजे। अभी बजे हैं रात के 1:15 और पहुंच चुके हैं दिल्ली और शकल ऐसी हो चुकी है। सो गाइस लगभग सुबह के 6 बजे हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन के लिए और यहाँ से हमारी ट्रेन है लगभग 7 बजे की और हमको पहुंचा देगी लगभग 1 बजे। तो हम 1 बजे फाइनली घर पहुंच जाएंगे। और ये ऊपर भाई की बिल्डिंग है जहाँ रहता है। अब निकलते हैं। ऑटो हमने बुक कर लिया है, ऑटो आने वाला है। एंड जान गए लगे सुर्खी कजराटे टाप के लुट के झटके मार तू हमका फसावे।